आइए, आरईसी ये है वो कंपनी जहाँ पर हम नतीजे आ चुके हैं। 27 तारीख को सैटरडे को नतीजे आए थे और नेट इंटरेस्ट इनकम 28% बढ़कर आई, मुनाफा 16% बढ़ा है, लोन ग्रोथ 17% रही है और डिसबर्समेंट्स की ग्रोथ रही है 28%। ग्रोथ और नेट लेवल पर भी एसेट क्वालिटी में तिमाही दर तिमाही सुधार देखने को मिला है। आइए मुलाकात करते हैं आरईसी के डायरेक्टर फाइनेंस हर्ष बावेजा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप पेशे से 33 साल का लंबा गहरा अनुभव है और बावेजा साहब डायरेक्टर फाइनेंस बनने के बाद पहली बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं लगभग सभी पैरामीटर्स पर, लेकिन जो सबसे इम्प्रेसिव बात है पहले मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। लोन्स और डिसबर्समेंट दोनों ही आपके बहुत ज़बरदस्त रहे हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है पहली तिमाही का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। बताएं सर इसके पीछे की वजह। शायद बावेजा साहब शायद आपका माइक म्यूट है, एक बार जरा चेक करें। हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। आइए तब तक जय ठक्कर तैयार है, कैश का ऑप्शन उनके लिए, बिगुल जय के लिए कैश का ऑप्शन। जय बताइए। हाँ जी, निफ्टी पर तो एक अच्छा मूव आया है एंड अब मिड कैप निफ्टी का 5 अगस्त की एक्सपायरी का 12,800 का कॉल ऑप्शन इन द मनी कॉल ऑप्शन एनर्जी ये खरीदने की सलाह है। 170 171 पर मिल रहा है, 170 171 पर मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस एनर्जी जो लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 133 133 पर लगाइए स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स ऊपर में बनेंगे 209 रुपए से लेकर 240 के। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजर हर्डल 13,000 तक कोई नजर नहीं आ रहा मुझे मिड कैप निफ्टी पर। 12,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी पर। तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव अगर देखिए, बिकॉज 12,860-65 के रेंज में है अगर, और सब 70 भी हो गया है तो 70 के आसपास है तो 130 पॉइंट ऊपर की जगह है, जी नीचे 70 पॉइंट सपोर्ट है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड स्पॉट में भी है। जी परफेक्ट। आइए अब हर्ष बावेजा साहब से करते हैं मुलाकात, उन तक हमारी आवाज़ पहुंच भी पा रही है। सर पहले तो दमदार रिजल्ट्स के लिए आपको बधाई। लोन्स और डिसबर्समेंट इसके साथ शुरुआत करते हैं जो कि मेरे ख्याल से पहली तिमाही के सबसे बेस्ट रहे। क्या खास वजह रही है इससे पीछे, बताएं सर। अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर। और इट इज ऑलवेज नाइस टॉकिंग टू माय प्रोफेशनल ब्रदर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लगभग 33 साल का, यानी कि आप कौन से बैच में हैं सर? मैं सर 89 बैच के हूँ, 1989। सीनियर है आप हमारे से, मैं 93 बैच में। जी जी सर फरमाएं। चलिए सर, मैं अपने आरईसी के रिजल्ट्स पे जाता हूँ। आरईसी की सैंक्शंस जो थी इस बार हमारे को 24% का ग्रोथ मिला है, जो कि 1,13,000 करोड़ के कर है, जो कि पिछले साल 90,000 करोड़ था। इसी प्रकार डिसबर्समेंट में जो है हमारे को 28% ग्रोथ मिला है, जो कि लगभग 44,000 करोड़ है, जो कि पिछले साल 34,000 करोड़ था। और ऐसे ही हमारा जो हमारी लोन बुक है वो 5,29,000 करोड़ इस बार ग्रोथ है, जो कि 17% ग्रोथ दिखा रही है। पिछले Q1 24 जो तिमाही में इसकी जो लोन बुक थी वो 4,54,393 करोड़ रुपए की थी। इसी प्रकार जो हमारे प्रॉफिट्स टोटल इनकम है उसमें भी लगभग 19% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में 16% की ग्रोथ है। ये तो मैं इस बैकग्राउंड के साथ बात कर रहा हूं। अब मैं आता हूं आपके साथ, आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है डिसबर्समेंट के ऊपर। डिसबर्समेंट हमारे साथ आप देखें, पिछले साल हमारी जो सैंक्शन थी वो लगभग 3,58,000 करोड़ की थी और आपकी भाषा में जिसको ऑर्डर बुक बोलते हैं, मेरे पास लगभग 3.5 लाख करोड़ से ऊपर की सैंक्शंस पड़ी हैं, जो कि डॉक्यूमेंट कई स्टेजेस के डॉक्यूमेंटेशन में, जिनमें कुछ पार्ट डिस्बर्समेंट हो चुका है, उनमें से ये डिस्बर्समेंट आ रही है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बिजनेस मॉडल होता है उसमें जब भी कभी सैंक्शन होती है उसकी जो डिस्बर्समेंट होती है वो अगले 2-3 साल में आती है और उसके बेस पे आपको एक अश्योर्ड बिजनेस मिलता है। तो हमारे पास सैंक्शंस का अच्छा पोर्टफोलियो पड़ा है, जिसको हम अगले इस क्वार्टर में भी हमारे को कुछ बिजनेस मिला है जो डिसबर्समेंट का, और अगले क्वार्टर में भी सेम ट्रेंड पे आने की संभावना है। तो बिल्कुल, तो आउटलुक भी काफ़ी बेहतर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन से यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होकर आया है आपका, थोड़ा नहीं काफ़ी अच्छा ही कहा जाएगा। तिमाही दर तिमाही 3.3% से 3.65% बढ़िया है। बताएं सर, ये किस तरह का आउटलुक आपको दिखा है, मेंटेन कर पाएंगे, आगे और बढ़ पाएगा? सर अभी इस बार हमारा अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो भी डाउन हुआ है। उसमें हम लोग जो है
फंड रेजिंग में डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट मिक्स लेते हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग भी शामिल है और आइनर फंडिंग भी शामिल है। हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ से हमारे को चीपर फंड अवेलेबल है और बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटेजी उसमें अप्लाई करते हैं। अगर फॉरेन फंडिंग है तो बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटेजी उसमें अप्लाई करते हैं, जो कि आरबीआई कंप्लायंट भी होती है। इसी तरह से हम लोग जो आईएनआर फंडिंग भी लेते हैं, उसमें भी हमारे को इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड्स, 54EC बॉन्ड्स और डायरेक्ट बैंक बोरिंग भी करते हैं। सो टोटल मिक्स मिला के मेरी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो ये निकल के आई है 7.05%। और इसी के बेस पे जो निम निकल के आ रहा है वो हम मान के चल रहे हैं कि अभी 3.64% आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट सिचुएशंस यही रहती हैं और इसी तरह काम चलता रहता है तो 3.5 से 3.75% के बीच में हम लोग इसको मेंटेन कर पाने में कामयाब होंगे। ठीक बात, इसको मेंटेन कर पाने में कामयाब भी रहेंगे। कोई नए फंड रेजिंग प्लान्स हैं सर आपके लिए इस वित्त वर्ष में? इस साल हम लोग लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग प्लान है टर्म लोन से हमारा। और इसमें दोनों तरह का मिक्स रहेगा, इसमें फॉरेन फंडिंग भी रहेगी और डोमेस्टिक फंडिंग भी रहेगी। और अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम लोग जो देखते हैं कहाँ से चीपर फंड मिल रहा है। सो मेरे को लैंडेड कॉस्ट, अगर फॉरेन फंडिंग है इसमें हेजिंग मिलाकर मेरे को लैंडेड कॉस्ट जहां से मुझे कम मिल रही होती है, हम लोग वहां पर जाते हैं। ये उस टाइम का डिसीजन होता है जिस टाइम हमारे को फंड रेज करना पड़ता है, क्योंकि हम फंड रेज करने के बाद उसको एक दिन भी आइडल नहीं रखना चाहते, उसको इमीडिएटली डिप्लॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो बावेजा साहब, जैसे अभी हमारे बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स फंड में आ गए हैं, ब्लूमबर्ग में भी आने की तैयारी है, और आपने कहा भी कि हम मौका लगने पर फॉरेन फंड्स भी हम ले सकते हैं, तो क्या कुछ इसका फायदा मिलेगा कि थोड़े सस्ते फंड्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे इंडिया को अगर जो बॉन्ड मार्केट में लिस्टिंग का फायदा तो बिल्कुल मिलेगा। और इस बहाने मुझे इसके उम्मीद है कि रेट्स, बॉन्ड्स के रेट्स है कुछ में कटाना लगता है मुझे होगा ऐसा। ठीक बात है। साथ ही एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूरे साल भर के लिहाज से एक बार जरा आप अगर कुछ अंदाज़ा दे पाएँ कि किस तरह की ग्रोथ, प्रॉफिट की उम्मीद आपके इन्वेस्टर्स कर सकते हैं कंपनी से। क्या आपके लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के टारगेट, डिसबर्समेंट के टारगेट है, और मुनाफे और रेवेन्यू के लिहाज से? वैसे तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पिच सेट कर दिया है इसके लिए, करने के लिए। और मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग इसी ट्रैक पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि हमारे पास सैंक्शंस की बहुत सारी ऑर्डर बुक पड़ी है, जिसको कहा जाता है। और उसके बेस पे हमारे पास अश्योर्ड जो है डिसबर्समेंट्स आने की पूरी प्रबल संभावना है कि वो, क्योंकि हम डिसबर्समेंट जो करते हैं वो प्रोग्रेस बेस्ड होता है। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस आएगी उसके बेस पे हम लोग उसको इंस्पेक्शन करने के बाद हम उसका फंड्स डिस्पर्स करते रहते हैं। मैं मान के चलता हूं कि लोन बुक में लगभग 15 से 17% की जो ग्रोथ है वो एक नजर आनी चाहिए इसमें इस साल तक, अंत तक। ठीक बात है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आगे के लिए भी टारगेट्स आप लेकर चल रहे हैं। बावेजा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। हर्ष बावेजा साहब, डायरेक्टर फाइनेंस, आज इसी के बताते हुए कंपनी के रिजल्ट्स और आगे की परफॉर्मेंस के बारे में। बढ़ते हम भी थोड़ा आगे, हेमांग सर हमारे